Hello friends and welcome to the Exams Made Simple and we are back again with the Hindu complete newspaper analysis for 12th of June 2020. तो 12 जून 2020 का न्यूज़ एनालिसिस देखेंगे. Before we start, those who want to get our current affairs PDF or those who want to join our TEMS portal, they can join us by the links given in the description comment section below. इसके अलावा नीचे हमारे टेलीग्राम पेज और इंस्टाग्राम पेज की भी लिंक दी है, तो आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं. अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ डू लाइक द वीडियो एंड डू शेयर इट एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल इफ़ यू हैवंट डन दैट ऑलरेडी. तो ये कुछ रिक्वेस्ट रहेंगी मेरे साइड से. लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस फर्स्ट. पहले आज के क्वेश्चंस देखते हैं. तड़ोवा अंधेरी टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट. इनमें से किस स्टेट में है तड़ोवा अंधेरी टाइगर रिजर्व? ऑप्शंस आर ए झारखंड, बी छत्तीसगढ़, सी महाराष्ट्र एंड डी मध्य प्रदेश. सोचो आंसर. नाउ लेट मी टेल यू द आंसर. मैं आपको आंसर बता देता हूँ लेकिन आप पॉज करके आंसर कर सकते हैं अपना. तो आंसर फॉर दिस विल बी सी महाराष्ट्र. सी विल बी द करेक्ट आंसर. सेकंड क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू इकोलॉजिकल सक्सेशन. इकोलॉजिकल सक्सेशन के रिगार्डिंग स्टेटमेंट आपको बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत. पहला स्टेटमेंट कह रहा है द प्राइमरी सक्सेशन अकर्स व्हेन एन इकोलॉजिकल कम्युनिटी फर्स्ट इंटर्स इनटू अ न्यू फॉर्म ऑफ हैबिटेट दैट हैज नॉट बीन प्रेजेंट इन देयर बिफोर. दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है सेकेंडरी सक्सेशन अकर्स इन ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड हैबिटेट. तीसरा बोल रहा है इन क्लाइमैक्स स्टेज इकोसिस्टम बिकम बैलेंस्ड एंड देयर इज अ लिटिल रिस्क ऑफ इंटरफेयरिंग इवेंट टू इन्फ्लुएंस द इन्वायरमेंट. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? 3 ओनली, 1 and 2 ओनली, 2 and 3 ओनली या 1, 2 and 3. तो इसका आंसर होगा डी 1, 2 and 3. तीनों ही सही हैं. प्राइमरी सक्सेशन का मतलब है कि ऐसी जगह पे स्पीशीज़ का इंटर करना जहाँ पे पहले कोई हैबिटेट में कोई ना रहा हो. दूसरा सेकेंडरी सक्सेशन वो होता है जहाँ पे ऑलरेडी इस्टेब्लिश हैबिटेट होता है. और तीसरा स्टेटमेंट भी सही कि क्लाइमैक्स स्पीशीज़ जो होती है वो इक्विलिब्रियम का स्टेट होता है जहाँ पे बैलेंस का स्टेट कहलाता है. ठीक है ना. Question number 3 is what is the main objective of Utkarsh 2022 sometimes seen in news recently. उत्कर्ष 2022 का क्या मतलब है? Options are A to clean the most polluted rivers in the state of Uttarakhand by 2022. B to improve regulation and supervision of the Reserve Bank of India. C to promote Uttarkashi as one of the top tourist destination around the world. या D it is a 3-year action plan to eradicate acute encephalitis syndrome in the state of Uttar Pradesh. तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? Think of the answer and now let me tell you the answer. Answer for this will be B to improve the regulation and supervision of Reserve Bank of India. तो Reserve Bank of India ने 3-year रोड मैप बेसिकली निकाला था 2019 से 2022 तक का, जिसको कि उन्होंने मीडियम टर्म स्ट्रैटेजी में नाम दिया था उत्कर्ष 2022 को. 2022 इट इज़ फॉर इम्प्रूविंग द रेगुलेशन एंड सुपरविजन ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. ठीक है ना. So these were the questions for you today. I hope you got clarity regarding these questions. Now let's start with the news analysis part. पहली जो न्यूज़ है वो कह रही है slum population at most risk says ICMR. तो ICMR ने बेसिकली हुआ क्या है कि ICMR ने पहला सीरो सर्वे किया है. फर्स्ट सेरो सर्वे हैज़ बिन डन बाय ICMR ऑन कोविड-19 स्प्रेड. ओके. इसमें उन्होंने बताया कि जो सबसे ज़्यादा मतलब कि पॉपुलेशन इफेक्ट हो रही है दैट कैन बी द स्लम पॉपुलेशन. वो सबसे ज़्यादा जिसमें रिस्क है अभी भी वो सबसे ज़्यादा वल्नरेबल है स्लम पॉपुलेशन, क्योंकि वहाँ पे ना अच्छी फैसिलिटी है, ना हाइजीन फैसिलिटी अच्छी है, ना वहाँ पे प्रॉपर फिजिकल डिस्टेंसिंग का फॉलो कर सकते हो. तो ये कुछ रीजंस है कि क्यों स्लम पॉपुलेशन ज़्यादा वल्नरेबल रहती है. देन इसके बाद जो पॉपुलेशन है वो है अर्बन सेटलमेंट्स. तो ICMR ने कहा है कि अभी भी कंट्री जो है वो कम्युनिटी ट्रांसमिशन के फेज़ में नहीं है. मैंने पहले भी आपको समझाया था कि कम्युनिटी ट्रांसमिशन का मतलब ये है कि जब आपको ना कॉन्टैक्ट ट्रेस कर पाएंगे, मतलब कि किसी व्यक्ति को इस तरीके से होगा कोविड-19 कि ना आप उसकी कॉन्टैक्ट हिस्ट्री देख पाएंगे कि वो किसी भी कोरोना पॉजिटिव पेशेंट के कॉन्टैक्ट में आया हो, ना ही आप उसकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री देख पाएंगे कि किसी ऐसी जगह गया हो जहाँ पे कोरोना पॉजिटिव थी, वो एरिया था. तो जब आपको ये दोनों चीज़ें ना पता चले तो फिर ये कम्युनिटी ट्रांसमिशन का स्टेज होता है. ICMR का कहना है अभी भी कंट्री कम्युनिटी ट्रांसमिशन में नहीं है. ओके. तो अब आपके दिमाग में एक डाउट आएगा कि ये सीरो सर्वे क्या होता है. तो सीरो सर्वे का मतलब होता है टेस्ट ऑफ ब्लड सीरम फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स. तो जब ब्लड सीरम का टेस्ट किया जाता है बेसिकली एंटीबॉडीज़ और ये देखने के लिए कि कोविड-19 की एंटीबॉडीज़ कितनी क्या प्रेजेंट है, तो वो आपका सीरो सर्वे कहलाता है. ठीक है ना. ICMR के बारे में बताऊँ तो ICMR इंडिया का एपेक्स साइंटिफिक बॉडी है फॉर द फॉर्मुलेशन, कोऑर्डिनेशन एंड प्रमोशन ऑफ बायोमेडिकल रिसर्च. बायोमेडिकल रिसर्च को फॉर्मुलेट करना, कोऑर्डिनेट करना, उसको प्रमोट करना, ऐसा काम होता है. 1911 में ये बना था. इंडियन रिसर्च फंड एसोसिएशन यानी
कि इरफा के नाम से 1911 में बना था। तब उसका नाम था इरफा, यानी कि इंडियन रिसर्च एंड फंड एसोसिएशन। इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट मेडिकल रिसर्च बॉडीज इन द वर्ल्ड। और ये जो आता है, ये आता है डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च, जो कि है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंतर्गत, ठीक है ना, याद रखना। इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है। गवर्निंग बॉडी इज प्रिसाइडेड बाय हेल्थ मिनिस्टर एंड इट इज असिस्टेड इन साइंटिफिक एंड टेक्निकल मैटर्स बाय साइंटिफिक एडवाइजरी बोर्ड कंप्राइजिंग एमिनेंट एक्सपर्ट्स ऑफ बायोमेडिकल डिसिप्लिन। तो बहुत सारे बायोमेडिकल डिसिप्लिन के जो साइंटिफिक एडवाइजरी बोर्ड है वो उसकी मदद करता है, उसमें ऐसे एमिनेंट लोग रहते हैं। तो याद रखिएगा, इंडिया जो है इस समय यूके को पीछे करके 4th हाईएस्ट कोविड-19 टैली में आ चुका है। ओके, तो 4th हाईएस्ट कोविड-19 टैली में आ चुका है। और ये सीरोलॉजिकल सर्वे जो था वो 83 डिस्ट्रिक्ट में हुआ है, चूजन बेस्ड ऑन 0, लो, मीडियम एंड हाई कोविड-19 केस इंसिडेंट। तो 0 केसेस, लो केसेस, मीडियम केसेस, हाई कोविड-19 केसेस, इनके बेसिस में आईसीएमआर ने कंडक्ट किया है सीरोलॉजिकल सर्वे, ब्लड सीरम का जो सर्वे है वो कंडक्ट किया है, ठीक है ना। याद रखिएगा 0.73% ऑफ द पॉपुलेशन इन दीज डिस्ट्रिक्ट हैज एविडेंस ऑफ पास्ट एक्सपोजर टू SARS-CoV-2। तो ये आप याद रख सकते हैं। रिस्क इन अर्बन एरियाज वाज 1.09 टाइम्स हायर देन द रूरल एरियाज एंड स्लम्स में ये 1.89 टाइम्स हायर था अर्बन स्लम्स में। एंड इन्फेक्शन का जो फैटेलिटी रेट है इंडिया में बहुत कम है, 0.08% ही है। इंडिया में फैटेलिटी रेट 0.08% ही है। तो ये भी आप याद रख सकते हैं, ठीक है ना। अब आगे मूव करते हैं, देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम है। सो द नेक्स्ट न्यूज़ इज IIT मद्रास टॉप्स द इंस्टीट्यूशनल गवर्नमेंट रैंकिंग। तो NIRF रैंकिंग जो कि HRD मिनिस्ट्री रिलीज करती है, उसमें IIT मद्रास जो है वो टॉप इंस्टीट्यूशन बन के सामने आया है, कंट्री का बेस्ट इन द फील्ड ऑफ हायर एजुकेशन आया है, ठीक है ना। ये किसके थ्रू आया है? नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क के थ्रू आया है। अगर यूनिवर्सिटीज़ में बात करें तो IISc यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो है बेंगलुरु में, वो पहली यूनिवर्सिटी है। लेकिन अगर टोटल इंस्टीट्यूट्स की बात करें तो ये सेकंड रैंक पर आता है IIT मद्रास के बाद, ठीक है ना। तो ये आप याद रख सकते हैं। इसके बाद IIT दिल्ली आएगा, ठीक है। यूनिवर्सिटीज़ में IISc फर्स्ट पे आता है, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी JNU वो सेकंड पे आता है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी थर्ड पे आता है, ये भी याद रख सकते हैं। कॉलेजेस में अगर हम बात करें तो मिरांडा हाउस जो है वो फर्स्ट रैंक पर आता है एंड लेडी श्री राम कॉलेज फॉर वुमेंस ये सेकंड रैंक पे, देन आपका हिंदू कॉलेज आता है। तो ये आप बेसिकली, आप में से अगर कोई इन कॉलेजेस में पढ़ता हो तो उनको मुबारकबाद हो, आप अच्छे कॉलेज में हैं। और ये ओवरऑल रैंकिंग है, देखो IIT मद्रास, तमिलनाडु, IISc कर्नाटका, देन IIT दिल्ली, ये टॉप 3 है। फिर बॉम्बे, IIT खड़गपुर 5th, IIT कानपुर, IIT गुवाहाटी, JNU, IIT रुड़की एंड BHU, ये है। आगे हम न्यूज़ में देखते हैं क्या क्या और रीजंस है। तो ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट मिनिस्टर का ये कहना है कि अभी जो NIRF की रैंकिंग है वो रिलीज़ की गई है। अभी QS की भी रैंकिंग आई थी जिसमें कि हमारे इंस्टीट्यूट्स अच्छे से परफॉर्म नहीं किए थे। मैंने आपको बताया था ना, QS रैंकिंग आई थी इंडिया ने, उसमें अच्छे से परफॉर्म नहीं किया था। इसका रीज़न ये दिया गया है कि उनमें एक हाई वेटेज होता है परसेप्शन को। परसेप्शन जो एक पॉइंट होता है उसको हाई वेटेज होता है, और परसेप्शन जो होता है एक सब्जेक्टिव पैरामीटर है। ओके, तो इनका ये कहना था कि परसेप्शन जो है वो एक सब्जेक्टिव पैरामीटर है और इसको हाई वेटेज दिया जाता है, और इस कारण से इंडिया जो था वो थोड़ा पीछे आया इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग में, जो QS रैंकिंग है वहाँ की रैंकिंग में। NIRF के बारे में आपको फैक्ट्स बता देता हूँ। NIRF जो है वो आपका बेसिकली 29 सितंबर 2015 को ये स्टार्ट हुआ था। देखो, कल कई लोगों ने डाउट पूछा था कि हिंदू में 2016 दिया है, तो 2016 जो है बेसिकली वो 2016 में वो रैंकिंग रिलीज की गई थी पहली बार। लेकिन अगर आपसे कोई पूछेगा कि बना कब था, लॉन्च कब हुआ था, तो ये लॉन्च हुआ था 2015 में। तो जब लॉन्च 2015 में होगा तभी तो 2016 में इसकी रैंकिंग आएगी पहली। तो ये आपको याद रखना है कि ये लॉन्च हुआ था 2015 में 29 सितंबर को, और ये इसकी जो पहली रैंकिंग आई थी वो 2016 में आई थी, ठीक है ना। ये अलग अलग कैटेगरीज में रहता है, जैसे कि इंजीनियरिंग हो गया, मैनेजमेंट हो गया, फार्मास्यूटिकल हो गया, आर्किटेक्चर हो गया, ह्यूमैनिटीज़ हो गया, लॉ हो गया एंड यूनिवर्सिटीज़ हो गया। तो ये बेसिकली आपकी अलग अलग कैटेगरीज हैं जो कि अवेलेबल है। आर्किटेक्चर के लिए इस बार जो है वो IIT खड़गपुर को नंबर 1 मिला है। IIT खड़गपुर अभी भी आर्किटेक्चर में नंबर 1 रहेगा। एंड पहली रैंकिंग जो डिक्लेयर हुई थी वो 4 अप्रैल 2016 में डिक्लेयर की गई थी, ठीक है ना। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जो है वो बेस्ट है फॉर स्टडिंग लॉ इन द कंट्री। IIT खड़गपुर इज बेस्ट फॉर आर्किटेक्चर इन द कंट्री, ये आप याद रख सकते हैं। IIM में देखो तो IIM अहमदाबाद, बेंगलुरु एंड कोलकाता ये टॉप 3 पोजीशंस में है, याद रखिएगा। द लास्ट एलिजिबल फॉरेनर फ्रीड फ्रॉम डिटेंशन। अब यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आएगी इस न्यूज़ आइटम में, वो है डिक्लेयर्ड फॉरेनर। हु इज़ अ डिक्लेयर्ड फॉरेनर? तो ए डिक्लेयर्ड फॉरेनर और DF इज अ पर्सन मार्क्ड बाय एनी ऑफ द 100 फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल्स इन असम। तो असम में जो 100 फॉरेनर ट्रिब्यूनल है उनमें से किसी भी फॉरेनर ट्रिब्यूनल द्वारा किसी व्यक्ति को डिक्लेयर फॉरेनर कहा जा सकता है
फॉर फेलिंग टू प्रूव देयर सिटीजनशिप आफ्टर द स्टेट्स पुलिस बॉर्डर विंग मार्क्स हिम और हर एज एन इलीगल इमिग्रेंट। जब स्टेट की पुलिस किसी व्यक्ति को, स्टेट की पुलिस बॉर्डर विंग जो है किसी व्यक्ति को मार्क कर देती है एज इलीगल इमिग्रेंट, उसके बाद अगर वो व्यक्ति फेल करता है टू प्रूव हिज और हर सिटीजनशिप आफ्टर दैट, तो कोई भी जो फॉरेनर ट्रिब्यूनल है आसाम में, 100 के लगभग फॉरेनर ट्रिब्यूनल में से कोई भी अगर चाहे तो एक व्यक्ति को डिक्लेयर्ड फॉरेनर घोषित कर सकता है, तो डिक्लेयर्ड फॉरेनर घोषित कर सकता है। तो ये आप याद रख सकते हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट थिंग। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। आगे मूव करते हैं, देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स है जिसके बारे में हमको डिस्कस करना है। तो यू कैन मूव विद मी। अब आज क्या है, एडिटोरियल बहुत जल्दी आ जाएंगे, 5वें ही 6th पेज में ही आ गया, ठीक है ना। तो अपन पहले देख लेते हैं, लास्ट से मूव करते हैं, देखते हैं पहले न्यूज़ सारी कंप्लीट करेंगे उसके बाद देखेंगे। फर्स्ट एस्टिमेशन ऑन एक्सरसाइज ऑफ इंडियन गौर इन नीलगिरीज इन रिसेंट ईयर। तो अब हुआ क्या है कि पहला पॉपुलेशन एस्टिमेशन हुआ है इंडियन गौर का, या फिर इंडियन गौर का कहना चाहिए, इन द नीलगिरी फॉरेस्ट डिवीजन। तो नीलगिरी फॉरेस्ट डिवीजन में पहली बार ये हुआ है, एस्टिमेशन किया गया है इंडियन गौर का, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये पता चला कि मोर देन 2000 इंडियन गौर आर इनहैबिटिंग द इंटायर डिवीजन। तो 2000 से ज़्यादा इंडियन गौर है जो कि वहाँ पे रहती हैं। और एक जो और चीज़ पता चली वो ये है कि वो जो रहती हैं वो कॉन्फ्लिक्ट प्रोन एरिया में रहती हैं। कॉन्फ्लिक्ट प्रोन एरिया में मतलब कि बहुत ज़्यादा क्लोज रहती हैं टू द ह्यूमन हैबिटेशंस के, बहुत क्लोज रहती हैं। क्यों अब ऐसा हुआ कि वो ह्यूमन हैबिटेशंस के क्लोज आ गई हैं? बिकॉज ऑफ देयर हैबिटेट लॉस, बिकॉज ऑफ द फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, जैसे मान लो इतना बड़ा कोई लैंड था, अब ये 4 पार्ट में डिवाइड हो गया, तो ये फ्रेगमेंटेड लैंड यूनिट हो गई, तो ये फ्रेगमेंटेशन होता है। हैबिटेट लॉस मतलब कि पहले मान लो इंडियन गौर के लिए इतना एरिया था, बट अब केवल इतना एरिया ही बचा, इतना एरिया खराब हो गया, तो अब ये जो होता है ये हैबिटेट लॉस होता है, ठीक है ना। देन प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग प्रॉब्लमेटिक इंटरेक्शन विद ह्यूमंस। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि उनके प्रॉब्लमेटिक इंटरेक्शंस हो सकती है ह्यूमन बींग्स के साथ, तो ये हुआ है बेसिकली। एंड नीलगिरी फॉरेस्ट डिवीजन का ये कहना चाहिए पहला इस तरीके का सर्वे था रिगार्डिंग द इंडियन गौर्स, एंड दिस इज द फर्स्ट पॉपुलेशन एस्टिमेशन ऑफ दैट, ओके। तो अगर नीलगिरी एरिया, अगर आपसे कोई पूछे कि कौन कौन से स्टेट्स है, बेसिकली वहाँ पे तो तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, इनका बिल्कुल कॉन्फ्लुएंस रहता है, तो ये नीलगिरी पार्ट में रहते हैं, ठीक है ना। तो ये आप याद रख सकते हैं, दैट इज अनदर थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। आगे मूव करते हैं, देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स है जिनके बारे में डिस्कस करना है हमको। सो यू कैन मूव विद मी। आगे मूव करें। ट्रंप टारगेट्स आईसीसी विद सैंक्शंस ओवर अफगानिस्तान वॉर क्राइम केसेस। हुआ क्या है, डोनाल्ड ट्रंप ने आईसीसी यानी कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के जो लोग थे जिन्होंने कि ये रिपोर्ट निकाली थी कि यूएसए ने अफगानिस्तान में काफ़ी ज़्यादा वॉर क्राइम्स किए हैं, उन लोगों के अगेंस्ट सैंक्शन घोषित कर दिया है और उन लोगों को यूएसए आने से मना कर दिया गया है। अब यहाँ पे मेजर चीज़ ये है कि आईसीसी है क्या, यानी कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है क्या। तो एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, याद रखिएगा। इंटर गवर्नमेंटल मतलब कि बहुत सारे कंट्रीज़ की जो गवर्नमेंट है वो एक साथ मिलकर के काम करती हैं। एंड इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल है दैट सिट्स इन द हेग नीदरलैंड। ये हेग नीदरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। एंड इसका ज्यूरिसडिक्शन जो होता है टू प्रोसिक्यूट इंडिविजुअल्स फॉर इंटरनेशनल क्राइम्स ऑफ जीनोसाइड, ओके। याद रखिएगा किस केस को ये देखता है, इंटरनेशनल मतलब ज्यूरिसडिक्शन जो होता है इसका होता है टू प्रोसिक्यूट इंडिविजुअल्स। अब देखो यहाँ पे डिफरेंस आता है, आईसीजे भी है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस भी है, और आईसीसी भी है। तो आईसीसी जो है वो इंडिविजुअल्स क्या को प्रोसिक्यूट करता है, और आईसीजे जो है वो स्टेट्स को प्रोसिक्यूट करता है, ठीक है ना, मतलब कंट्रीज को प्रोसिक्यूट करता है। आईसीसी वहीं पे इंडिविजुअल्स को प्रोसिक्यूट करता है फॉर द इंटरनेशनल क्राइम्स ऑफ जीनोसाइड एंड ऑल, ठीक है ना, या फिर क्राइम अगेन ह्यूमैनिटी, वॉर क्राइम्स हो गए, क्राइम्स ऑफ एग्रेशन हो गया। इट इज़ इंटेंटेड टू कॉम्प्लीमेंट द एग्जिस्टिंग नेशनल जुडिशियल सिस्टम। तो जो नेशनल जुडिशियल सिस्टम है उसको कॉम्प्लीमेंट करने के लिए बनाया गया है। अब ये बना था रोमन स्टैट्यूट से, याद रखेगा आईसीसी जो है वो रोमन स्टैट्यूट से बना था, जो कि अडॉप्ट हुआ था 17 जुलाई 1998 को। 1998 में अडॉप्ट हुआ था और 2002 में ये फोर्स में आया, ठीक है ना। तो याद रखिएगा रोमन स्टैट्यूट आपका फोर्स में आता है 2002 में, और आईसीसी जो है वो फंक्शनिंग उसकी 1 जुलाई 2002 से शुरू होती है आफ्टर द रोमन इंस्टीट्यूट एंटर्ड इनटू फोर्स। तो 1 जुलाई 2002 से ही इसकी वर्किंग शुरू होती है जब रोमन इंस्टीट्यूट फोर्स में आ गया, ठीक है ना। याद रखिएगा अडॉप्ट रोमन इंस्टीट्यूट 1998 में हुआ था और फोर्स में आया 2002 में, तो इसकी वर्किंग जो है वो 2002 से ही स्टार्ट होती है। तो ये भी आप फैक्ट याद रख सकते हैं। दिस इज अनदर थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। आई होप यू आर क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। तो अब आगे मूव करते हैं, देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स है जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। सो यू कैन मूव विद मी अगेन। ओके, तो बहुत आगे निकल आए, चलो फिर से अपन वहाँ पहुँच जाएंगे, कोई बात नहीं।
यहाँ पे देखते हैं, लायन सेंसस मेथड आउटडेटेड एक्सपर्ट्स। अब कल मैंने आपको न्यूज़ बताई थी, कल या परसों, कि गिर फॉरेस्ट में आपको 674 वहाँ पे एशियाटिक लॉयंस देखने को मिले, जो कि 29% ज़्यादा है पहले की मात्रा में, है ना। तो पहले से 29% ज़्यादा आपको गिर में हुए। लेकिन अब हुआ था कि लॉयन सेंसस तो कंडक्ट हुआ नहीं था, तो फिर ये कैसे पता चला? तो मैं बहुत अच्छे से आपको बताता हूँ कि क्या मेथडोलॉजी यूज़ की गई थी। देखो मैं लिखा भी हूँ और हिंदू में भी उसका नाम आया एग्जैक्टली, लेकिन उसका असली नाम क्या है बताते हैं अपन। तो हुआ ये कि लॉयन सेंसस जो है वो 5 और 6 जून को होना था, बट हो नहीं पाया बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन। तो हुआ ये कि इन्होंने सोचा कि लॉयन को प्रिडिक्ट तो कर ही लेते हैं किसी तरीके से। तो वो कैसे करते हैं? इसका मेथड होता है पूनम अवलोकन। याद रखिएगा, नाम होता है पूनम अवलोकन, इसका नाम होता है। और इंग्लिश में जो नाम है मैं बताऊंगा अभी कौन सी मेथडोलॉजी यूज कहते हैं बेसिकली इसको। तो पूनम अवलोकन बेसिकली होता है ना, इज अ मंथली इन हाउस एक्सरसाइज, जो कि एवरी फुल मून को कंडक्ट की जाती है। इट्स अ मंथली एक्सरसाइज कंडक्टेड एवरी फुल मून। यहाँ पे फील्ड स्टाफ और ऑफिसर्स जो हैं वो लगभग 24 घंटे बिताते हैं और लॉयंस की लोकेशन को डिटेक्ट करते हैं। ओके, अब हुआ क्या कि ये जो कंडक्ट होता है बेसिकली 2 बजे फ्राइडे से 2 PM सैटरडे तक ये होता है। और ये रेगुलर सेंसस से डिफरेंट होता है, क्योंकि रेगुलर सेंसस में लगभग 2000 लोग लगते हैं और इस पूनम अवलोकन में लगभग 1400 लोग ही लगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे दिखाता हूँ मैं आपको। तो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जो कि एक ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है अंडर द यूनियन इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री, उसका ये कहना है कि इसमें जो मेथडोलॉजी यूज़ हुई है वो लगभग 100 साल पुरानी मेथडोलॉजी है। 100 साल पुरानी मेथडोलॉजी है कैसे? क्योंकि यहाँ पे काउंट किया गया है बेसिकली काउंट क्या किया गया है इसमें, जो उनका वाटर होल्स रहते हैं ना उसको काउंट किया जाता है बेसिकली। तो इस अप्रोच को कहते हैं डायरेक्ट बीट वेरिफिकेशन और ब्लॉक काउंट मेथड। याद रखिएगा, इसका नाम है डायरेक्ट बीट वेरिफिकेशन या ब्लॉक काउंट मेथड। तो यूपीएससी आपसे ऐसे भी पूछ सकता है कि डायरेक्ट बीट वेरिफिकेशन अभी रिसेंटली न्यूज़ में था, ये किससे रिलेटेड है, या फिर बोल सकता है कि पूनम अवलोकन किससे रिलेटेड है। तो याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा, मैंने आपको दोनों चीज़ बता दी है। जो पूनम अवलोकन है वो इंडियन एक्सप्रेस में आया था, बेसिकली कल ही आया था इंडियन एक्सप्रेस में, तो मैंने इसलिए यहाँ पे इंक्लूड कर लिया उसको, क्योंकि कल के इंडियन एक्सप्रेस में था वो चीज़ कि पूनम अवलोकन के मेथडोलॉजी का यूज़ करके उन्होंने लॉयन सेंसस किया है बेसिकली। याद रखिएगा इस, तो ये इसलिए मैंने इसको इंक्लूड किया। आज के हिंदू में आपको ये डायरेक्ट बीट वेरिफिकेशन या ब्लॉक काउंट मेथड का नाम आ गया। तो यहाँ पे आपको दोनों ही चीज़ें पता चल गई हैं। अब यूपी से अगर आपसे पूछता तो आप कंफ्यूज मत होना, इसीलिए मैंने दोनों बता दिया ताकि आपको डिफरेंशिएट करने में आसानी हो। गवर्नमेंट कंसीडरिंग यूनिवर्सल बेसिक इनकम सेज एनएचआरसी। एनएचआरसी बेसिकली क्या कर रहा है? एज अ पार्ट ऑफ यूनिवर्सल पीरियोडिक रिव्यू। यूनिवर्सल पीरियोडिक रिव्यू एक एक्सरसाइज होती है जो कि हर 4.5 साल में होती है, एवरी 4.5 ईयर्स। ओके, यूनिवर्सल पीरियोडिक रिव्यू हर 4.5 साल में होती है। ये यूएनएचआरसी यानी कि यूनाइटेड नेशंस की जो बॉडी है ना ह्यूमन राइट्स कमीशन की, उसके थ्रू कंडक्ट की जाती है। और इसमें जो स्टेट्स की एनएचआरसी बॉडीज रहती है, जैसे कि हमारे इंडिया में एनएचआरसी है, तो हर कंट्री की जो ह्यूमन राइट्स बॉडी रहेगी वो बताएगी कि क्या किया जा रहा है, बेसिकली क्या एफर्ट्स लिए जा रहे हैं टू प्रोटेक्ट द ह्यूमन राइट्स एंड ऑल। ओके, तो यूनिवर्सल पीरियोडिक रिव्यू एक यूनिक प्रोसेस है विच इन्वॉल्व्स रिव्यू ऑफ द ह्यूमन राइट्स रिकॉर्ड्स ऑफ ऑल द यूएन मेंबर स्टेट्स। तो यूएन मेंबर के यूएन जितने भी मेंबर होंगे उनमें ह्यूमन राइट्स का क्या स्टेटस है, ये एक एक्सरसाइज होती है, 4.5 साल में एक बार होती है। यूनिवर्सल पीरियोडिक रिव्यू कहा जाता है। ये ह्यूमन राइट्स काउंसिल के अंतर्गत होती है, ह्यूमन राइट्स काउंसिल के अंतर्गत की जाती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हर स्टेट को डिक्लेयर करना पड़ता है कि क्या स्टेप्स लिए जा रहे हैं। तो यहाँ पे हमारी ह्यूमन राइट्स बॉडी ने बोला है कि यहाँ पे यूनिवर्सल बेसिक इनकम के बारे में देखा जा रहा है। दूसरा कि हेल्थ में जो एलोकेशन होता है जीडीपी का वो बढ़ाया जाएगा। इसके अलावा इन्होंने एक और चीज़ ये बोली कि एनएचआरसी ने कि कंसर्न्स ये थे कि इनएफिशिएंसी है अभी भी कंट्री में इन एप्लीकेशन ऑफ द शेड्यूल्ड कास्ट शेड्यूल्ड ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट 1989 एंड रूल्स ऑफ 1995। एंड इन्होंने स्टेट्स को वार्न भी किया है कि अगर आपने ढंग से काम नहीं किया तो फिर देख लेना। इंडिया रिमूव्स बैन ऑन हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन एक्सपोर्ट। तो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन जो कि डोनाल्ड ट्रंप रोज लेते थे ठीक होने के लिए, गेम चेंजर भी बोला गया था पहले उसको, तो उसके एक्सपोर्ट पे अब जो मनाही थी वो इंडिया ने लिफ्ट कर दिया है। दैट एक्सपोर्ट बैन हैज़ बीन लिफ्टेड। एंटी मलेरियल ड्रग है, याद रखेगा, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन इज एन एंटी मलेरियल ड्रग। नेवी टू शील्ड पर्सनल्स फ्रॉम वायरस। तो नेवी के जो पर्सनल है उनको बचाने के लिए नेवी प्रयासरत है। अब क्यों प्रयासरत है? क्योंकि इंडियन नेवी बहुत सारे प्रोग्राम कर रही है, जैसे ऑपरेशन समुद्र सेतु चल रहा है। समुद्र सेतु में आईएनएस जल अश्व हमारा देखा हमने, आईएनएस जल अश्व गया। फिर हमने देखा कि आईएनएस
ये सागर, मिशन सागर भी चल रहा है। मिशन सागर के अंतर्गत भी जैसे INS केसरी जो है वो मिशन सागर के अंतर्गत ही मेडिकल एड एंड सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है टू द इंडियन ओशन लिटोरल स्टेट्स। तो मिशन सागर के अंतर्गत इंडियन ओशन के जो लिटोरल स्टेट्स हैं उनको मेडिकल एड प्रोवाइड किया जा रहा है INS केसरी के थ्रू। ओके, इससे पहले हमने INS जलाश्व का देखा था, फिर हमने ये देखा था कि मालदीव से आ रहा है, श्रीलंका से हम लोग स्टैंडर्ड इंडियंस को लेके आ रहे हैं, देन हमने ईरान से देखा कि स्टैंडर्ड केरलाइट्स को और इनको लेके ले आ जा रहा है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हमने देखी थी। आगे मूव करते हैं। इंडिया रिटरेट्स सिविलाइजेशनल एंड कल्चरल टाइज विद नेपाल। तो अब इंडिया और नेपाल ने रिटरेट किया है बेसिकली कि कल्चरल टाइज है, सिविलाइजेशनल टाइज हैं, बहुत ज़्यादा पुरानी है हमारे। तो हमारे इंडियन स्पोक्स पर्सन ने ये कहा, अभी रिसेंटली यूएस ने, कल भी मैंने आपको बताया था कि यूएस ने इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम फॉर 2019 रिपोर्ट पब्लिश किया है। तो ये किसने पब्लिश किया है? यूएस का जो है डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट, उसने प्रोवाइड किया। यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट ने इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम फॉर 2019 रिपोर्ट पब्लिश की है। उसमें उन्होंने कहा है कि इंडिया में बहुत सारा ये फालतू चीज़ें उन्होंने बोल रहे थे, और लेकिन इंडिया का ये कहना है क्लियर कट कि अदर कंट्रीज हैव नो राइट टू क्रिटिसाइज इंडिया ऑन रिलीजियस फ्रीडम। भैया आप तो क्रिटिसाइज मत ही करो, है ना, दूसरी कंट्री को। दूसरा फिर उन्होंने ये पाकिस्तान का भी कहा। देखो यहाँ पाकिस्तान ने भी मतलब हंसी उड़ाने वाली बात कर देता है पाकिस्तान कभी कभी, नंगा नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या वाली बात रहती है। तो यहाँ पे ये देखो, यहाँ पाकिस्तान का क्या कहना था कि इमरान खान ने कहा कि वी आर ऑफरिंग हेल्प टू द पुअर इंडियन हाउस होल्ड्स फेसिंग इकोनॉमिक डिस्ट्रेस बिकॉज ऑफ द कोविड-19 पैंडेमिक। मतलब उनका ये कहना है कि वो हमारी मदद करेंगे, जो हमारे यहाँ के लोग हैं जिनके पास खाने को नहीं है, उनको वो इमरान खान लोग खाने को देंगे। तो भैया पहले आप अपनी कंट्री को दे दो। आपकी कंट्री में बहुत, हमारे 1/100 लोग भी नहीं रहते हमारे आपकी कंट्री में, आप उनको तो प्रोवाइड कर नहीं पा रहे, वो बेचारे दूसरे भीख मांग रहे हैं अमेरिका से और आप इधर दे रहे हो। तो पहले आप अपनी कंट्री में देखो, पहले अपने घर में शांति रखो, फिर हमारे देश को मौका ठीक करने की कोशिश करना, ठीक है ना। तो ये चीज़ समझते नहीं है बात को, और चले आते हैं आधी रात को। तो वही वाली बात है, याद रखिएगा। सो बैक फ्रॉम द ब्रिंक, अब एडिटोरियल सेक्शन में आते हैं। द मिसट्रस्ट ऑन बोथ साइड्स ऑफ LAC कैन बी ओवरकम विद बेटर कम्युनिकेशन। यहाँ पे बात चल रही है इंडिया और चाइना के बीच की रिलेशनशिप। आप सबको पता है कि 4-5 पॉइंट्स ऐसे हैं जहाँ पर रिलेशनशिप खराब हुए थे। 5 स्पॉट्स वर देयर, जिसमें कि पेट्रोलिंग पॉइंट 14, 15, 17 था, चुसुल था, नॉर्थ बैंक ऑफ पेंगोंग सो लेक था। ओके, तो नॉर्थ बैंक ऑफ पेंगोंग सो लेक भी था। तो बेसिकली अभी हुआ क्या कि दोनों साइड के जो कर्नल, ब्रिगेडियर और मेजर जनरल थे, इन 4 पॉइंट्स पे तो उन्होंने अभी भी निपटारा करने की कोशिश की है। बेसिकली 4 पॉइंट्स में निपटारा करने की कोशिश की है। एंड अभी भी पेंगोंग सो का जो केस है वो भी सॉल्व नहीं हुआ है, लेकिन 4 पॉइंट जो थे, जैसे पेट्रोलिंग पॉइंट 14, 15, 17, ये मैंने आपको परसों बताया है, परसों देख लेना पेट्रोलिंग पॉइंट 14 कौन सा है, 15 कौन सा, 17 कौन सा, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या हुआ कि आप सबको पता है फिंगर्स वाला रीजन जो है, जहाँ पे कि ये पेंगोंग लेक में इस तरह से रिजेस आती हैं माउंटेन्स की, जिनको कि फिंगर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे होता है। तो फिंगर 8 तक हम एरिया क्लेम करते हैं, फिंगर 4 तक हम पेट्रोलिंग करते हैं। चाइना ने क्या किया, फिंगर 4 पे आ गया, उन्होंने अपना टेंट वेंट गाड़ लिया और कहता है कि इंडिया फिंगर 2 तक जाना चाहिए इंडिया को, ठीक है ना। तो ये इतना इशू है, ये सब समझ लेना आपको। ऑथर का यहाँ पे ये कहना है बेसिकली कि अगर हम डायरेक्ट टॉक्स, 1-to-1 टॉक्स करते रहें चाइना के साथ, तो हम ये जो इश्यूज हैं इनको बार बार सॉल्व कर सकते हैं। अभी भी हुआ तो अंतिम यही ना कि टॉक्स के थ्रू कमांडर के लेवल के टॉक हुआ, ये सारी चीज़ें हुई और ये सब से ही ठीक हो सकता है। तो ऑथर ने यही कहा कि हमको टॉप पॉलिटिकल लेवल पे, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट पे, कमांडर लेवल पे, ब्रिगेडियर लेवल पे, हर लेवल पे टॉक करते रहना चाहिए, तभी जाके हम इन इश्यूज़ को सॉल्व कर सकते हैं। अ केस फॉर क्वाइट डिप्लोमेसी, अब ये आर्टिकल लिखा गया है अनंत कृष्णन द्वारा। अ पब्लिक डिबेट वुड हैव हिंटर्ड द सोल्यूशन ऑफ पास्ट स्टैंड ऑफ विद चाइना। अब हुआ क्या, बेसिकली यहाँ पे ऑथर ने कहा है कि अगर हम चाइना और इंडिया की हिस्ट्री देखें तो बहुत बार ऐसा हुआ कि इंडिया चाइना के बीच में रिलेशन गड़बड़ाए, पब्लिक ने बोला कि भाई अटैक कर दो, वॉर कर दो, ओपन फ्लेजेड, ऐसे इस तरह की रिटॉरिक हुए, लेकिन उस समय इंडियन प्राइम मिनिस्टर्स ने शांति बनाई रखी, चाहे वो आपका यूपीए गवर्नमेंट हो यानी कि कांग्रेस लेड अलायंस जो था वो, या फिर आप एनडीए गवर्नमेंट ले लो, उन्होंने भी साइलेंट बनाए रखा। तो यहाँ पे इसको क्वाइट डिप्लोमेसी कहा जाता है, इसको कहा जाता है क्वाइट डिप्लोमेसी। मतलब कि आप चुपचाप तरीके से जब आप डिप्लोमेसी खेलते हो, जैसे कि शिवशंकर मेनन ने अपनी किताब में कहा है चॉइसेस इनसाइड द मेकिंग ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी, ये उनकी किताब है चॉइसेस इनसाइड द मेकिंग ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। तो यहाँ पे उन्होंने कहा था कि कीपिंग मतलब कि जो पब्लिक रिटॉरिक है उसको काम और स्टडी रखना, और
बेसिकली अपने एडवर्सरी को एक मौका देना, बेसिकली उससे बाहर निकलने का। तो ये सारी चीज़ें जो हैं बेसिकली वो आती हैं आपके इसके अंतर्गत, क्वाइट डिप्लोमेसी के अंतर्गत। तो जब आप पब्लिक रिटोरिक में काम नहीं करते हो और यू कीप योर काम देयर एंड यू कीप योर स्ट्रेंथ देयर, तो इसको क्वाइट डिप्लोमेसी कहा जाता है। तो इसका आर्टिकल आप लिख सकते हो, इसका काफ़ी अच्छा यूज़ आप आंसर राइटिंग में कर सकते हो क्वाइट डिप्लोमेसी का, ठीक है ना। तो वही चीज़ यहाँ पे बोली गई, चाहे पास्ट हिस्ट्री देख लो, चाहे अभी की देख लो, अभी भी यही किया गया कि लोगों ने बोला भाई अटैक कर दो, मार दो, पीट दो, क्यों नहीं कर रहे। तो ये सारी चीज़ें हमने नहीं की। यहाँ पे ऑथर ने ये जरूर कहा है कि जो गवर्नमेंट है उसको कुछ चीज़ें ध्यान में रखना चाहिए जब वो क्वाइट डिप्लोमेसी कर रहा हो, जैसे कि अपने ऑपोजिशन को इन्फॉर्म्ड रखो। यू शुड कीप योर ऑपोजिशन इन्फॉर्म्ड, दिस इज द फर्स्ट थिंग यू शुड डू, कीप योर ऑपोजिशन इन्फॉर्म्ड, जो कि अभी तक इंडिया में नहीं हुआ है। सेकेंड थिंग इज दैट दे नीड टू प्रोएक्टिवली इंगेज विद द मीडिया इवन इफ दैट मे नॉट बी, दैट मे बी थ्रू लो की इंगेजमेंट। ओके, तो इंडिया को मीडिया को इन्फॉर्म करके रखना चाहिए और उनको बताना चाहिए क्या चीज़ें शोकेस करनी है, क्या चीज़ें शोकेस नहीं करनी है, ताकि वो एस्केलेट करने में ना करें। क्या होता है, मीडिया का बहुत बड़ा रोल रहता है एस्केलेट करने में। तो मीडिया को बिल्कुल आप मजल तो कर नहीं सकते, लेकिन उनको आप इन्वॉल्व कर सकते हो, थोड़ा उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हो, ठीक है ना। उनको बता सकते हो कि क्या रिपोर्टिंग करनी है, किस तरीके से रिपोर्टिंग करनी है, और ताकि वो एग्जेजरेटेड या स्पेकुलेटिव रिपोर्टिंग ना करें। एग्जेजरेटेड या स्पेकुलेटिव रिपोर्टिंग मतलब क्या है कि वो जबरदस्ती का अपने से बना के बातें बताएंगे, तो आप वो चीज़ ना हो, इसलिए आप उनको इन्फॉर्म करके रख सकते हो। तो दीज आर द थिंग्स विच हैव बीन मेंशन्ड बाय द ऑथर हियर। और यहाँ पे इस आर्टिकल में तो कुछ भी नहीं मिला, और इसमें बस एक फैक्ट था कि गांधी जी को जब फेंका गया था, वो ट्रेन थी वो 7 जून 1893 की थी और पीटर मारिट्सबर्ग स्टेशन था। तो ये फैक्ट आप याद रख सकते हो, 7 जून 1893 पीटर मारिट्सबर्ग, यहाँ से उनको फेंका गया था, ठीक है ना। तो दैट इज इट फॉर द डे फ्रेंड्स। आई होप यू लाइक्ड आवर video. Please do like, share and subscribe. Keep loving us, keep sharing us. Thank you and have a nice day.